वैद्युत आवेश या आवेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। वैसे बोर्ड एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब वह गुण जिसके कारण वस्तुओं में अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, आवेशित कहलाता है। आवेशित आवेश से ही बना है, तो जब तो स्वतंत्र अवस्था में पड़े हुए पदार्थों को आपस में संयोग करा जाता है तो वे पदार्थ क्रियाशील हो जाते हैं। पदार्थों की इस क्रियाशीलता को ही आवेश कहते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक गुलाम होता है और सीजीएस मात्रक स्टेट गुलाम होता है। तो गाइस, ये छोटे छोटे जो हैं, जैसे एसआई मात्रक गुलाम है, स्टेट गुलाम, ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। एक गुलाम में 3 × 10⁹ ESU स्थिर वैद्युत इकाई कहते हैं, जिसे ये होता है। आप इसमें से याद कर सकते हैं। इनकी विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और वो दे रखें। 1 फैराड बराबर 96,500 गुलाम। इसे आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी बहुत काम आता है। अब पढ़ते हैं EMU और ESU में क्या संबंध होता है। तो एक गुलाम में 3 × 10⁹ ESU होता है और एक ही गुलाम में 1/10 EMU होता है। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो एक गुलाम एक गुलाम दोनों बराबर हैं, तो इनको दोनों को इक्वल कर देंगे। 10 टू पावर इस तरफ भेजने पर 1 EMU बराबर 3 × 10⁻10 ESU होता है। तो ये सवाल गाइस पूछ भी लिया जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम में। आप अपनी सुविधा अनुसार इसे देख सकते हैं। अब है वैद्युत आवेश के मूल गुण। वैद्युत आवेश के मूल गुण में निम्न 3 गुण होते हैं। वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, वैद्युत आवेश की योज्यता का नियम, वैद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम। तो क्वांटीकरण का नियम, ये क्या नाम है, 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, निशान लगा लीजिए, आ जाता है। आवेशों का क्वांटीकरण वह गुण है जिसके कारण सभी मुक्त आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होते हैं। Q बराबर NE। E मूल आवेश है, N नंबर है, ±1 2 इस तरह से। मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 × 1.6 × 10⁻19 गुलाम। ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि दाता और ग्राही के बारे में। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी यानी पॉजिटिव चार्ज होगा कि इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसी को। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कब होगी, जब किसी से लेता है, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा। तो चलिए अब एक नोट देख लेते हैं। आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए। अब न्यूमेरिकल पर चलते हैं। एक चालक पर 11.2 × 10⁻8 गुलाम ऋणात्मक आवेश है, तो उस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होगी। तो आवेश क्यों दे रखा है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करना है। तो Q बराबर NE, ये फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो N बराबर Q/E, Q का मान दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है। तो N बराबर ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या किसी चालक पर ये इतना आवेश हो सकता है। तो N बराबर Q/E, Q बराबर NE से हम निकाल लेंगे इसे। Q का मान ये है, इलेक्ट्रॉन पर ये दे रखा है, इसको सोल्व करने पर ये आएगा। हाँ, इसका आवेश इतना हो सकता है। तो गाइस, जितने भी इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं या आप इनके नोट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि एल्फा कण पर आवेश की मात्रा। एल्फा कण होता है 2He4, हीलियम का एक नाभिक है जो Q बराबर NE से N नंबर 2 दे रखा है। क्यों आवेश हम जानते ही हैं इतना होता है। Q बराबर NE से N 2 दे रखा है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻−19, तो ये आंसर। अब सेकंड नियम पढ़ते हैं कि आवेशों की योज्यता का नियम। अब इस नियम के अनुसार किसी निकाय का संपूर्ण आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। संपूर्ण आवेश Q है और उसमें उपस्थित आवेश Q1 Q2 Q3 है। तो योज्यता का नियम क्या कहता है, Q बराबर Q1 + Q2 + Q3। इस नियम में आवेशों को उसके चिन्ह सहित लेते हैं, क्योंकि आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, इसलिए। तो जैसे हम इसे एक न्यूमेरिकल के द्वारा समझ सकते हैं कि किसी निकाय में अगर ये आवेश हैं तो निकाय का संपूर्ण आवेश ज्ञात करना है। तो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, Q3। तो आवेश के द्वितीय नियम से Q बराबर ये होता है, इन सबको जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब तीसरा नियम है आवेश संरक्षण का नियम।
इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे कि हम यूरेनियम का एक एग्जांपल लेते हैं कि यूरेनियम जब विघटित होता है तो थोरियम और हीलियम नाभिक में विघटित होता है, जिसका 234 और 4 आवेश देखिए, आवेश संरक्षण 238 है और 234 और 4 को जोड़ते हैं तो 238 ही आता है और 92 90 और 2 को जोड़ते हैं तो इसका मतलब ये हमारा सही है। तो गाइस अगली है आवेशन की विधियाँ कि हम किस प्रकार किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। यह है प्रेरण द्वारा, संपर्क द्वारा, घर्षण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन, किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना, यानी हमें कोई भी वस्तु दे रखी है ये, इसको इससे स्पर्श नहीं करना है और विपरीत प्रकार का आवेश अगर हमें प्राप्त हो जाए तो वही प्रेरण द्वारा आवेशन है। जैसे कि हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक हमने कोई भी उपकरण ले लिया है, इस पर एक छड़ लेके आते हैं जिसे भूसंपर्कित किया हुआ है, तो भूसंपर्कित करने पर इसमें आवेश होंगे, प्लस भी होगा माइनस भी होगा, दोनों होगा। भूसंपर्क जब इस छड़ इसके नज़दीक आएगी तो पॉजिटिव में रिपल्सन होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के पास आएंगे तो इनमें आकर्षण बल लगेगा और जो पॉजिटिव था वो पृथ्वी में एंटर कर जाएगा, जिससे विपरीत आवेश हमें प्राप्त हो रहा है कि हमने इसमें आवेश पॉजिटिव छड़ लाई और हमें प्राप्त हो रहा है ऋणात्मक आवेश। तो यही प्रेरण का आवेशन है। संपर्क द्वारा आवेशन है कि किसी वस्तु को, आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से जब संपर्क कराएं तो दोनों वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश फैल जाए, यही क्रिया संपर्क द्वारा आवेशन कहलाती है। घर्षण द्वारा आवेशन, दो उचित पदार्थों को उचित दिशाओं में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत घर्षण विद्युत कहलाता है। जैसे कि जब दो उचित पदार्थों को आपस में रगड़े तो वे विद्युतीकृत हो जाते हैं। इनमें से एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वह दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वह धनावेश और जो ग्रहण करता है वह ऋणावेश, जो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन में और सीबीएसई के में भी कि एक कप जल में कितना धनावेशित या ऋणावेशित होता है। अब जल है तो जल का सूत्र होता है H2O, अणुभार M। देखो हाइड्रोजन का कितने नंबर पर आता है 1 और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 2, H2 है ना, तो 1 × 2 और ऑक्सीजन 16 हो गया, तो इसको ऐड करने पर 18 आ गया। अब H2O की मात्रा कितनी है कि 250 ग्राम है। हम ये 250 ग्राम आप जाने कहाँ से आए, तो 250 ग्राम हमने के लिए आया कि भाई इतना सा जल लें तो इसमें कितनी मात्रा प्राप्त होगी। अवोगाद्रो संख्या ये निश्चित होती है, इसका मान ये होता है। तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या का सूत्र होता है, जैसे आप मोल या मोलरता में पढ़ते हैं तो इसी तरह M/M × N है। M जो है वो हमें जो दिया हुआ है विलय, तो 250 ग्राम दे रखा है। M है अणुभार, किसका, जल का अणुभार, तो जल का अणुभार हमने ऊपर ज्ञात कर लिया है 18 है, तो Na का वैल्यू ये रहा। तो इसे सोल्व करने पर तो हम देखते हैं कि H2O में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन 8 पर होता है, ऑक्सीजन होता है 8 पर और हाइड्रोजन 2 दे रखा है, 2 है, तो 8 और 2 10, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे। तो 250 ग्राम जल में धनावेश या ऋणावेश, धनावेश भी समान है और ऋणावेश भी समान है। तो इसलिए पिछले डेरिवेशन से हम देखें कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ले लें तो 10 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये होता है। तो इसको सॉल्व करने पर 13.38 × 10⁻6 कूलम होता है। तो गाइस न्यूमेरिकल की एक सबसे अच्छी खासियत ये है कि न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी है अगर हम दिमाग लगाएं, और इसमें कभी भी आप लास्ट में उत्तर मेंशन करते वक्त बोर्ड एग्जाम में इसका मात्रक लगाना नहीं भूले जो पूछा गया है, क्योंकि अगर आप मात्रक लगाना भूल जाएंगे तो आपका आधा नंबर वही कट जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के प्रकार, इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिकीय बल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इनका किसी चालक में अनंत संख्या में प्रभाव होता है। बद्ध इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिकीय बल का प्रभाव पड़ता है बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो जैसे कि किसी चालक गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं, तो प्रेरण के द्वारा आवेशन की ऋणात्मक की छड़ लाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक की लाएंगे तो ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा।
तो इसी तरह से क्वेश्चन है। और गाइस ये मेरे खुद के अपने बनाए हुए नोट्स हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आवेश दे रखा है एक कूलाम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n ज्ञात करना है। तो n q बराबर n ही से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो गाइस अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम की खास बात, इसमें मेन पॉइंट ये है कि आपको दो आवेश दिए हुए होंगे और उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है वो कूलाम के नियम के द्वारा लिखा जाता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, जो इनके मध्य बल लग रहा है दोनों आवेशों के मध्य, रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, तो वो दोनों आवेश की मात्राओं के समानुपाती, मात्रा है Q1 और Q2 है आवेश, और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी कितनी है r है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब इन दोनों को अगर हम लिखें तो F समानुपाती Q1 Q2 के एक नियतांक है। निर्वात के लिए क्या 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, जो एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं वो निर्वात के लिए होता है, और एप्सिलॉन निर्वात की वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट, जिसे F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, के का मान हमने रख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अगर दोनों आवेश किसी माध्यम में हो, तो दोनों आवेश किसी माध्यम का मतलब है अगर परावैद्युतांक को हम अगर ऐड कर दें कि निर्वात में था एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए होते, तो निर्वात में जब दोनों आवेश किसी माध्यम में होगा तो के बराबर क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ये परावैद्युतांक है। तो Fm द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल 1/4 एप्सिलॉन r Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 F अपॉन Fm को जब हम आगे सोल्व करते हैं तो हमें F अपॉन Fm बराबर एप्सिलॉन r प्राप्त होता है। वैसे गाइज ये जो फॉर्मूला है ये आगे न्यूमेरिकल में काम आता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ध्यान रखें। अब हम करते हैं परावैद्युतांक एप्सिलॉन r होता क्या, जो हमने ये एप्सिलॉन r लिया है परावैद्युतांक, ये होता क्या है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है और माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, निरपेक्ष एप्सिलॉन से और वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी निर्वात की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता का अनुपात, ही परावैद्युतांक कहलाता है। अब इसमें कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में समझाया कि भाई निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन r का मान इतना है, इतना होता है। चालक पदार्थों के लिए इसका मान एप्सिलॉन r का अनंत होता है। एप्सिलॉन r माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, आवेश पर चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एज ये इम्पोर्टेंट है, आगे आपको जब पढ़ेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के बीच जब न्यूमेरिकल आएगा तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हम एप्सिलॉन r लेते हैं वो किस पर, अगर एप्सिलॉन r निर्भर करता है किसी चीज़ पर, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये वैद्युत में है, ये चुंबकीय क्षेत्र में। अब एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो के होता है, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब गाइस 1 है अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको इस तरह भेज देते हैं, तो 1 बराबर ये हो गया। एप्सिलॉन नॉट के हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को लेकर इन सब को इसके नीचे भेज देंगे, तो लास्ट में 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। गाइस ये एक नंबर में क्वेश्चन आने के लिए बहुत ही संभावना ऐसी होती है कि ये कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या हम 1/एप्सिलॉन नॉट का भी जो वैल्यू पूछ सकता है तो उसमें ये उल्टा हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसकी विमा आप निकाल सकते हैं, कूलम की 80 होती है, न्यूटन की ये होती है और मीटर की ये होती है, तो इसे सोल्व करने पर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। शुद्ध जल का परावैद्युतांक अगर 80 है तो माध्यम की निरपेक्ष या अपेक्षित वैद्युतशीलता एप्सिलॉन r का वैल्यू पूछा है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, वो तो परावैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन r। तो परावैद्युतांक दे रखा है, एप्सिलॉन का मान पूछा है, तो ये सूत्र हम जानते हैं, तो एप्सिलॉन r 80 दे रखा है और एप्सिलॉन नॉट का मान हमने निकाल लिया, ये होता है, तो इनको दोनों सोल्व करने पर ही। अब कूलॉम के नियम का जो सदिश निरूपण है ये वैसे पूछा नहीं जाता है अधिकतर,
लेकिन फिर भी हम एक बार इसे भी देख लेते हैं कि ए बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, यही कूलॉम के नियम से हमने सूत्र ज्ञात कर लिया था। सदिश रूप में आर कैप 1 होता है, अगर इसका मोड कर देंगे आर का, आर अपॉन आर नोट होता है या आर वेक्टर का मोड, ये इसका फॉर्मूला होने पर आर आता है। अगर इसका आर का स्क्वायर कर देंगे तो हम इसे सदिश वेक्टर का लिख सकते, क्योंकि पॉजिटिव मोड के लिए वेक्टर सदिश राशि, इसलिए तो सदिश निरूपण में बल जो सदिश राशि है, आर एक सदिश राशि है, और आर कैप ये आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, इसका वैल्यू होता है। ये मैं मेंशन कर देता हूँ, आप ध्यान रख लेना, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मोड, ये इसकी वैल्यू होती है। अब एक कूलॉम की परिभाषा कहीं पर पूछ लेते हैं, तो कूलॉम किसका मात्रक होता है? आवेश का होता है। तो अगर हमें क्या नाम है कूलॉम की वैल्यू परिभाषा निकालनी है, तो ये सूत्र है जो कूलॉम से हमें मिला। F बराबर इसकी वैल्यू होती है बल्कि 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4πε0 की वैल्यू होती है। अगर दूरी 1 हो, आवेश के दोनों आवेश के मध्य की दूरी 1 हो, और आवेश भी अगर क्या नाम है समान दूरी पर हो और एकांक हो, तो यदि निर्वात में या वायु में 1 मीटर r बराबर 1 है तो 1 मीटर r बराबर 1 मीटर की दूरी पर रखे समान परिमाण वाले और दो आवेश जिनके मध्य बल कितना है 9 × 10⁹ न्यूटन का अनुभव करें, तो प्रत्येक आवेश एक कूलॉम का कहलाता है। यानी कि कहने की मतलब यह है कि दोनों आवेशों के मध्य दूरी होगी 1 मीटर और आवेश परिमाण में समान होंगे और बल उन पर 9 × 10⁹ न्यूटन का लगता है, तो ये कूलॉम है। और गाइस न्यूमेरिकल का याद करने का फंडा ये है कि न्यूमेरिकल को आप जब ही सोल्व कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले याद हों, उनकी वैल्यू याद हों और उनके मान याद हों। तो वैसे न्यूमेरिकल बहुत ही सरल हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसमें न्यूमेरिकल ऐड किए हैं ताकि साथ ही साथ हर टॉपिक के न्यूमेरिकल भी क्लियर होते चले हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। ये दो आवेश दे रखे हैं, क्योंकि जो गुलाम आप समझ सकते हैं कि भाई विपरीत आवेश हो या समान, दो आवेश दे रखे हैं, यानी कूलॉम का नियम लगता है कि -3 μc और +3 μc माइक्रो कूलॉम के आवेश एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला विद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r करिए, हमें फॉर्मूला पता ही। पहला आवेश दे रखा है ये, दूसरा दे रखा है ये। माइक्रो कूलॉम से हम कूलॉम में बदल लेते हैं, तो 1 μ बराबर 10 × -6 ये इसकी वैल्यू होती है। तो हम इसे कूलॉम में बदल लेते हैं, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसमें आवेश है जो सिर्फ कूलॉम में दिए होते हैं। अगर हम माइक्रो कूलॉम में करेंगे तो हमें सारा चेंज करना पड़ेगा। फिर एंगस्ट्रॉम में दूरी दी है, तो हमने पढ़ा था कि जब दो आवेश इतने मीटर की दूरी पर, यानी मीटर होता है ना, तो एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में चेंज कर लेते हैं और इनका मान पुट कर देते हैं। मान पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारा होता है। अब है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब सदिश निरूपण क्या कहता है कि भाई जो कूलॉम का नियम है, अगर उसमें हम देखें तो दो बिंदु Q1 और Q2 हमने ये ले लिए, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इनकी स्थिति पहला का R1 है, इनका R2 है। तो Q1 आवेश के द्वारा Q2 पर, इसके द्वारा इस पर जो बल है वो F21 है। ये इसमें बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसके द्वारा इस पर लगाएंगे तो Q12 होगा या 21 होगा। तो गाइस जिसका ये सीधा सा फंडा है कि जिससे जिसकी तरफ जा रहे हैं ना, तो Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल चेंज कर दी कि Q1 से Q2 की तरफ जा रहे, तो पहले ये आएगा, ख़त्म कहाँ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से 2 1, और इस तरफ से इस तरफ की तरफ जाएंगे तो यहाँ ख़त्म क्या हुआ है 1 पे, तो 1 2, ऐसे याद रख सकते हैं हम। कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का मोड, ये इसका सदिश निरूपण हमने पहले पढ़ लिया था। अगर हम दोनों आवेश F21 Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 R दूरी है 2 1, क्योंकि 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो हमें अभी ट्रिक है ना कि 2 से ख़त्म हो रहा है, तो 2 1 R2। तो ऐसे R21 कैप का जो फॉर्मूला होता है वो R21 वेक्टर अपॉन R21, जो पीछे मैंने मेंशन कर दिया था, आपने ध्यान दिया हो तो 2 1 2 1 में होगा
अब हम क्या करते हैं कि भाई जो आर वेक्टर 2 1 है, ये भी आर वेक्टर 2 1 स्क्वायर है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। आधार समान हो तो घात जुड़ जाएंगी, ये नियम। तो R12 को क्या लिख सकते हैं कि R1 माइनस R2। तो R12 की इस वैल्यू को इसमें क्या नाम है, अगर हम पुट करना चाहें तो जैसे 1 2 का क्या फॉर्मूला होता है और 2 1 का क्या होता है, सिर्फ इसमें ये चेंज होगा, जहाँ 2 1 है वहाँ 1 2 हो जाएगा। अगर 2 1 का फॉर्मूला दिया हुआ है तो 2 1 है, 1 2 का दिया होगा तो 1 2 ऐसे हो जाएगा। तो R12 का फॉर्मूला होगा, जिसमें यहाँ भी R12 होगा, तो इसमें R12 की जगह हमने ये पुट कर दिया। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया। अब ये माइनस, ये मोड है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये माइनस आगे आ जाएगा। तो F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R, ये 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 था तो 1 2 था, और 2 माइनस 1 होगा तो 2 1 होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो माइनस का चिन्ह है ये माइनस Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड की होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। मोड अगर क्या नाम है चीज़ मोड के अंदर पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं कि भाई 5 है, 5 पॉजिटिव है तो मोड के हटाओगे तो 5 ही आएगा ना। तो इसी वजह से R21 का फॉर्मूला यही होता है। अब देखो ये माइनस है यहाँ पर हमारा, अब ये वैल्यू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 और क्यूब R12, ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है ना। तो इन सब इसकी पूरी की जगह हम ये वैल्यू धर देंगे। तो F12 तो दे रखा है और माइनस माइनस है, ये सारी वैल्यू थी F21 की। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब दो बिंदु आवेश के मध्य बल लगता है तो वैद्युत बल परिमाण में समान तो होगा लेकिन दिशा में विपरीत होगा। यानी Q1 से Q2 की तरफ लगाओगे और Q2 से Q1 की तरफ लगाओगे तो बल परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा एक इस तरफ है और एक ही इस तरफ है, विपरीत होगी ना। अब गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में क्या अंतर है? तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण प्रकृति का होता है और वैद्युत आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। वैद्युत बल में गुरुत्वाकर्षण की तुलना में बहुत शक्तिशाली होता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है।